नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। आपको बता दें कि लगभग 2 महीने से ज़्यादा किसान सड़कों पर है और आपको बता दें कि इस बीच का जो क्रम हुआ है वो बड़ा एक भयानक दृश्य था। आपको बता दें कि जिस तरह से किसानों का जो धरना था वो शांतिपूर्ण तरीके से चला हुआ था, लेकिन जो 26 तारीख की जो घटना हुई उसको लेकर के जो गोदी मीडिया की अगर हम बात करें, जो सरकार के कहे अनुसार जो खबरें दिखाता है उनकी अगर हम बात करें तो उन्होंने एक मुद्दा बना लिया था जो कि एक राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के है। आपको बता दें कि जो यूनियन के नेता है, तमाम नेताओं ने बताया कि जिस तरह से जो झंडा जो निशान साहब का जो फहराया गया वो कहीं ना कहीं किसान की तरफ से नहीं था, जो कि दूसरा गुट है, जो कि दूसरी विचारधारा को बढ़ावा देते हैं, वो लोग थे और उन्हीं लोगों के द्वारा ये जिस तरह का जो कार्य है ये किया गया है। और जो सोशल मीडिया पर जिस तरह से जो फोटो वायरल हुई है, आपको बता दें कि सनी देओल जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, हेमा मालिनी जो कि धर्मेंद्र जी की पत्नी है, उनके साथ में उन झंडा फहराने वाले लोगों के फोटो वायरल हो रहे हैं और उनके साथ में और अन्य कई ऐसी वीडियो जो सामने आ रही है जिससे ये साफ पता चलता है कि जो किसानों का जो धरना है वो शांतिपूर्ण तरीके से था। किसानों की जो ट्रैक्टरों की परेड थी वो शांतिपूर्ण तरीके से थी। दूसरी बात एक और यहाँ पर है कि जिस तरह से जो दिल्ली पुलिस के द्वारा जो रूट बनाया गया था, जिस रूट को किसानों को दिया गया था, जिस रूट पर किसानों को चलना था, उस रूट पर पुलिस के द्वारा भारी संख्या में बैरिकेड लगाए गए थे, जबकि दूसरे अदर जो रास्ते हैं उनको खोल दिया गया था। और पुलिस ने जिस तरह से जो किसान, क्योंकि किसान दिल्ली में नहीं रहता है, गांव में रहता है, गांव के सड़कों पर जाता है और जो दिल्ली के रास्ते हैं वो दिल्ली के रहने वालों को ही पिछला देते हैं, तो गांव के जो बेचारे गरीब मजदूर किसान लोग यहाँ पर आए हुए थे ट्रैक्टरों को लेकर के, पुलिस का ये फर्ज था कि वो उनको डायरेक्शन दे, उनको ये रास्ता बताए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये सब प्री प्लान था। ये सब किसान नेताओं ने बता दिया है कि जो ये एजेंडा था ये आरएसएस और बीजेपी का मिली भगत के जिस तरह से ये जो कार्य किया गया है ये सब मिली भगत का नतीजा है। लेकिन एक तरफ मैं आपको बता दूं कि जब आंदोलन 26 तारीख का जो ट्रैक्टर परेड थी उसके बाद से जिस तरह से समीकरण बदला, जिस तरह से जो गोदी मीडिया जो पंडाल के पास में जाने से डरती थी, उस गोदी मीडिया को अगर मैं बताऊं आपको, मैं नाम भी यहाँ पर ले सकता हूँ, रूबिका लियाकत जो कि ग्राउंड जीरो रिपोर्ट का नाम देकर के वहाँ पर एंकरिंग कर रही थी, आज वो फिर वहाँ पर नहीं है, क्योंकि अब फिर किसानों का जो जत्था है, जमावड़ा है, वो लाखों की संख्या में हो चुका है। और जो पुलिस बल था, जो भारी संख्या में जो राकेश टिकैत को गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पर गया था, वो भी अब धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ये एक करिश्मा कहें या फिर एक जादू कहें, कुछ भी कहें, एक इमोशनली एक भावना जो है, प्रदेश की जो गरीब मजदूर जनता है वो भावनाओं से जुड़ा होता है और उस भावना का असर ये हुआ कि जो राकेश टिकैत जी इमोशनल हुए, उस इमोशनल होने का इतना तगड़ा असर हुआ कि जो आंदोलन पहले चला हुआ था उससे कहीं जबरदस्त तरीके से और उछाल जो है आंदोलन में आ गया है और हजारों की लाखों की संख्या में ट्रैक्टरों में भर भर कर महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सब अपने परिवार के साथ इस धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। लाखों की संख्या में, मैं पीछे वहां से आया हूं तो पैर रखने की जगह नहीं है, इतना बड़ा आंदोलन इतने अच्छे तरीके से हो रहा है। और अब एक चीज़ और बदली है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो कि इतने समय से नहीं बोल रहे थे किसानों को लेकर के, उन्होंने कहीं ना कहीं एक ये मैसेज दिया है। उनको लगा है कि किसान अब रुकने वाला नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह से जो ये आंदोलन, किसान आंदोलन, ये जो मीडिया दिखा रहा है, इस किसान आंदोलन को राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन दिखाना चाहिए, क्योंकि ये किसानों का आंदोलन ना रह करके अन्नदाताओं का आंदोलन ना रह करके ये अन्न खाताओं का भी आंदोलन बन चुका है। तो हमारे साथ में धरना स्थल पर बैठे हैं, मैं देख सकता हूँ पीछे उमराव गांव से ये लोग आए हैं, यहाँ पर ये पंडाल लगा है। इनसे जानेंगे समझेंगे कि अब सरकार का ये तय है, झुकना तय है, क्योंकि बात की दौर जो शुरू है वो टूटने की बात कही जा रही थी पहले कृषि मंत्री के द्वारा, लेकिन अब फिर से जब खुद प्रधानमंत्री बातचीत करने की कह रहे हैं तो किस तरह का जो रणनीति किसानों की रहेगी और क्या लगता है कि सरकार क्या रणनीति अपनाएगी। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और बताएं सर ये क्या आंदोलन किस तरह का रहेगा और जो सरकार ने बातचीत के रास्ते की बात की है उसको कैसे देखते हैं आप?
देखिए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि 80% जनता की सुनवाई नहीं हो रही। ये कानून किसी किसान के लिए नहीं है। किसान के ऊपर जो 100 करोड़ लोग डिपेंड है जिंदगी, किसान को इसलिए ख़त्म किया गया कि 100 करोड़ जनसंख्या अपने आप ख़त्म हो जाएगी, बैकफुट पे चले जाएंगे। कुछ 5% पूंजीपति या वो दानदार लोग बचेंगे और बाकी जनता गरीब सड़कों पे धक्के खाती फिरेगी। उनके लिए ये कानून है। और देश को बर्बाद करने के लिए जो किसान है वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। इन्होंने 26 जनवरी के दौरान जो प्रोपगेंडा रचा दीप सिद्धू का, वो दीप सिद्धू को इसलिए आगे किया था क्योंकि बीजेपी का पंजाब के अंदर कोई जनाधार नहीं है, इनकी एमएलए की टिकट पकड़ने वाला भी कोई नहीं है। दीप सिद्धू ने भी झंडा लहराने के बाद जो गोविंद साहिब का जो झंडा लहराया केसरी, उसने कहा कि मेरा लिंक बीजेपी और आरएसएस से नहीं है, मैं उनका दल्ला नहीं हूँ। उन्होंने बीजेपी को दाग साफ कर दिया। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा एक बात, तो जब हम 2 महीने से यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं तो क्या किसान का झंडा, साहिब का झंडा तो सिर्फ पंजाब में लहराया जाता है या देश में और भी कहीं लहराया जाता है? गुरुद्वारे में सिर्फ वही गुरुद्वारे सिख धर्म के हैं, हिंदू धर्म के तो नहीं है, मुस्लिम धर्म के तो नहीं है, लेकिन हमारी आस्था सभी धर्मों में है। हमारा देश एक माता के कहते हैं ना, 4 भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसके नारे पे चलता है। हम सभी का सम्मान करते हैं। लेकिन दीप सिद्धू ने सिख धर्म को सिर्फ इसलिए आगे किया ताकि वो पंजाब के अंदर यूथ आइकॉन बन सके। और बीजेपी का प्री प्लान था, बीजेपी चाहती थी कि पंजाब के अंदर तेरा जनाधार बढ़े। अगर सरदारों ने एक बार बीजेपी को जितवा दिया तो वो उसके बाद वहाँ से निकल नहीं पाएंगे। और ये सारा प्रोपगेंडा था। किसी भी किसान लीडर ने दीप सिद्धू की इस हरकत को सही नहीं बताया, किसी भी क्रांतिकारी साथी ने उसको सही नहीं बताया। इंटरनेट को इसलिए बंद कर दिया ताकि आंदोलन की सच्चाई देश की जनता के सामने ना आ पाए। और जो 3 या 4 दिन के द्वारा जो इनकी नेशनल मीडिया और पुलिस प्रशासन जो नकली फेक वीडियो बना रखी है, उनके द्वारा किसान आंदोलन को बदनाम कर सके। लेकिन उन्होंने जितना बदनाम करने की कोशिश की है, किसान आंदोलन ने, किसान क्रांतिकारी साथियों ने उतने ही जोरदार तरीके से वापसी की है। और अब दुनिया जान चुकी है इस आंदोलन के बारे में कि ये बिल्कुल एक प्रोपगेंडा था। आरएसएस और बीजेपी दुनिया के सामने अब पूरी तरह से उनका चेहरा लोगों को बिल्कुल साफ चल गया कि ये देशभक्त नहीं है, ये देशद्रोही है। हाँ जी सर, ये बताएं कि गोदी मीडिया की बात चर्चा में है, किसान गोदी मीडिया का बहिष्कार लगभग कर चुका है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि गोदी मीडिया से एक गलती जरूर जो राकेश टिकैत के रात वाले वीडियो को लेकर के हुई है। जिस तरह से जो राकेश टिकैत का जो भावनात्मक जो रूप उस समय था, गोदी मीडिया ने सोचा था इसका मजाक बनाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक कारगर साबित हो चुका है। और उस भावना की जो बात कही जाए तो भावना में जिस तरह से जो राकेश टिकैत के जो आंसू छलके, पूरा देश उस चीज़ को देख कर रहा था। और रातों रात गांव से ट्रैक्टरों की ट्रेलियां भर के निकल गई, पंचायतें हो चुकी थी और रात के समय में ही हजारों की संख्या में गाजीपुर की तरफ रवाना किसान हो चुके थे। सर, राकेश टिकैत जी इस जन क्रांति का एक अहम हिस्सा है। अगर राकेश टिकैत जी के बाल तक भी अगर उसको खरोंच आई ना, तो जो लोग आज हमारे को पत्थर मार रहे हैं ना, मैं ये कहना चाहूँगा घर से निकाल के पीटेंगे। राकेश टिकैत जी इस आंदोलन की मेन कड़ी है। उनके आंखों से गिरा हुआ एक एक आंसू, उनके शरीर के खून का एक एक कतरा का हिसाब किताब नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस और जितने ये हिंदू धर्म के संगठन है ना, उनको देना पड़ेगा। क्योंकि ये आंदोलन किसी राकेश टिकैत के लिए नहीं हो रहा, किसी चटुन्नी के लिए नहीं हो रहा, किसी योगेंद्र यादव के लिए नहीं हो रहा, किसी सरदार राजेंद्र राजवाल के नहीं हो रहा। ये आंदोलन देश की आम जनता और देश के लिए हो रहा है। और वो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, वो कहीं राजनीति नहीं कर रहे, वो ईमानदारी से हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और उनका नेतृत्व हमें स्वीकार्य है। अगर हमारे नेता को अगर खरोंच भी आई तो संसद में बैठे हुए हर एमपी को, हर मिनिस्टर, हर चीफ मिनिस्टर को इस देश में घुसने के लिए जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि ये देश किसान और मजदूर से चलता है, पूंजीपति और नरेंद्र मोदी से नहीं चलता। और पुलिस प्रशासन को कहना चाहूँगा कि भाई आप देश का नमक खाते हो, आप क्यों इनकी बातों में आते हो, अपने भाइयों के ऊपर लाठियाचार्ज करते हो, वो करते हो। आप नमक की अदायगी कीजिए, आपने बुद्धि है, आप पे बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके आप IAS अफसर बन गए, वो किस काम की है? क्या चोरी करने के लिए आप पढ़े थे? IAS IPS जो इतने बड़े बड़े लोग बोलते हैं डिग्री है, इतनी बड़ी है, इतने बड़ा, तो फिर आपने क्या बड़ा काम क्या किया? किसी IAS IPS ने ऐसे कौन से उदाहरण पेश किए समाज के अंदर जिससे हम उनको बड़ा मान लें?
हमारा दुर्भाग्य है जो सबसे बड़े नौकर होते हैं जनता के, उनको हम सबसे बड़ा राजा मान लेते हैं। ISDC को हम साहब कहते हैं। साहब क्या होते हैं? हम साहब हैं भाई, आम जनता साहब है, वो तो नौकर है, लेकिन हम उनको साहब बोलते हैं। उसका हमें आज इसका नाजायज फायदा उठाकर आज वो हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। उन्होंने जवाब तो मांगना चाहिए था, जनता का जो जवाब था नेताओं से मांगना चाहिए था, और नेताओं के कहने से वो जनता के ऊपर लाठी चार्ज करें, गोली चार्ज करें। इसका मतलब वो अनपढ़ और गवार है, चोर लुटेरे उनके साथ मिले हुए। वो जो गाजीपुर की बात करें, वहाँ पर जब धरना स्थल कहीं ना कहीं लग रहा था, जो गोदी मीडिया है उनको कि कमज़ोर हो चुका है, एकाएक वहाँ पर सभी मीडिया कर्मी कूद गए, नेशनल मीडिया की अगर हम बात करें, और अब वहाँ पर देखे नज़र नहीं आ रहे हैं गोदी मीडिया वाले। देखो, मीडिया तो बिकी हुई है। अंजना ओम कश्यप जो इतने महंगे महंगे कपड़े डाल के आती है, वहाँ पे सुधीर चौधरी इतने महंगे महंगे कपड़े, इतनी लंबी लंबी गाड़ियों में चलता है, इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, कहाँ से आता है वो पैसा? सुधीर चौधरी ने कांग्रेस सरकार में नवीन जिंदल से कोयला घोटाले की खबर छुपाने के लिए 100 करोड़ रुपए किया ऑफर किया था। ये ऑन द रिकॉर्ड है। और जेल भी हुई थी। जेल भी हुई थी ना। दूसरी बात, श्वेता चौधरी अंजना ओम कश्यप 2000 के नोट में चिप बता रही थी, वो नोटबंदी को सही बता रही थी, जबकि RBI की रिपोर्ट है कि जो इतना बैंकों में पैसा जमा हुआ नोटबंदी के दौरान, उसके आंकड़े और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आंकड़े पेश किए उसके आंकड़े दोनों मैच नहीं हो रहे, यानी कि वो बहुत बड़े लेवल पे धांधली थी। नोटबंदी पूंजीपतियों और जितने पॉलिटिशियन थे उनकी ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए ये नोटबंदी की थी। वरना आप ये बताइए, आपने किसी भी बड़े पॉलिटिशियन या अच्छे कर्मचारी को या नेता को किसी को लाइन में लगे हुए देखा? यानी कि उसके पास 100 रुपये भी नहीं थे। मैनेजरों के द्वारा घर घर नोट पहुंचाए जा रहे थे और गरीब जनता सड़कों पर। तो क्यों भाई, वो नरेंद्र मोदी ने अपनी माँ को 2000 नोट के लिए लाइन में लगवा दिया? क्या उनको 2000 रुपये की जरूरत थी? सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट थे। और मैं कहना चाहता हूँ, वो कहते हैं ना अभी किसानों की फंडिंग कहाँ से हो रही है? नरेंद्र मोदी को कहूँगा कि तुम्हारे घर से हो रही भाई, तुम्हारी माँ जो 2000 का नोट लेके आई थी उनमें से हमें फंडिंग हो रही है। आपके घर के लोग हमें फंडिंग कर रहे हैं और आप कह रहे हो कि इनको हवाला का पैसा, फंडिंग का पैसा आता कहाँ है? तो आप अपनी माँ को जेल में डालो भाई, जो हमें पैसे। अच्छा सर, ये बताएं कि जो जिस तरह से जो आरोप किसानों पर लगाए जा रहे हैं, नेशनल फ्लैग का अपना अपमान किया, पहली बात तो वहाँ पर जो नेशनल फ्लैग वहाँ पर नहीं था, जो नेशनल फ्लैग लगा हुआ था वो एसडीज वहाँ पर अभी भी लगा हुआ है और तब भी लगा हुआ था। दूसरी साइड में निशान साहब का जो है झंडा फहराया गया था। दूसरी बात, एक जो आरएसएस जो संगठन है, जो भारतीय जनता पार्टी का, मैं तो ये कहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो आरएसएस संगठन की विंग है, और असली जो कार्य होता है वो नागपुर में बैठकर वहाँ पर तय किया जाता है। पीछे एक आरएमएस के मूल निवासी संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने ही बताया था कि जो भी कार्य तय होते हैं, जो भी एजेंडा बनाया जाता है वो नागपुर में बैठकर आरएसएस के द्वारा बनाया जाता है। तो सर ये बताएं कि जो नागपुर जो आरएसएस का मुख्यालय है वहाँ पर कभी भी हमारा नेशनल फ्लैग नहीं फहराया जाता है सर, और वो आज देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। यही बताना, वो तो हमारे देश में 100 साल से इस देश का नमक खा रहे हैं। खून में गद्दारी आरएसएस के अंदर है। मोहन भागवत सबसे बड़ा ठग, सबसे बड़ा चरित्रहीन, सबसे बड़ा बेईमान है। सरकार आने से पहले वो एक स्कॉर्पियो गाड़ी में घूमता था और हिंदू धर्म की बातें करता था। सर जब से सरकार सत्ता में आई है 120 NSG कमांडर उसकी सिक्योरिटी में है, और BMW गाड़ियों में चलता है, 10 गाड़ी काफिले में चलती है। 7 स्टार से ज़्यादा बड़ा इन्होंने हेड ऑफिस बना लिया। यार बनाने तो चाहिए थे हॉस्पिटल, स्कूल, इन्होंने बनाए अपने ऑफिस 2-2 हज़ार करोड़ के। 700 डिस्ट्रिक्टों में इन्होंने अपने RSS के ऑफिस बना लिए, अपने BJP के ऑफिस बना लिए। 2-2, 3-3 एकड़ जमीन जो 4-4, 5-5 करोड़ की है वो बना ली। ये बताओ क्या हमें इनके ऑफिस खाने को देंगे? कहते हैं करप्शन, सबसे बड़े करप्शन के धनी तो ये है भाई। ये दूसरी पार्टियों पे आरोप लगाते हैं, कांग्रेस ने लूट लिया, मुलायम ने लूट लिया। भाई उन्होंने तो लूटा, आपने तो लूट के कत्ल भी कर दिया लोगों का। आप तो इस स्पीड से लूट रहे हो, कहीं भाई एक दिन लोगों ने 100 साल में लूटा, आपने तो 7 साल में लूट लिया। अच्छा सर ये बताइए कि जिस तरह से जो एक पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की या तमाम जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, फूट डालो राज करो, कई ऐसे आंदोलन होते हैं उनको हर समय बदनाम किया जाता है, अपने लोगों को घुसा दिया जाता है और हर आंदोलन को इसी तरह से फैल किया जाता है। चाहे फिर CAA NRC के लिए जो मुद्दा उठाया गया था दिल्ली में उसको लेकर के हो, हरियाणा की अगर हम बात करें, हरियाणा में जाट आंदोलन था
उसमें भी कहीं ना कहीं जो बीजेपी का एक चेहरा सामने आया था, जिसकी मिली भगत बताई जा रही थी इस आंदोलन को खराब करने के लिए। अब जो किसान आंदोलन है, आपको क्या नहीं लगता कि जिस तरह से जो ये आंदोलनों के जो नाम रखे जाते हैं, किसी को जाट आंदोलन कहा जाता है, किसी को किसान आंदोलन कहा जाता है, अब जो ये किसान आंदोलन का जो नाम कहा जा रहा है, अब ये जो किसान आंदोलन है, ये अकेला किसान यहाँ पर सड़कों पर नहीं है, मैंने कहीं देखा है और भी अन्य वर्ग के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं और किसानों के साथ समर्थन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो अन्नदाताओं का जो आंदोलन है, ये अन्नदाताओं का आंदोलन ना रह करके अन्नखाताओं का भी आंदोलन है, क्योंकि ये जो किसानों की अगर हम बात करें, कृषि के खेतों की बात करें, सब्जी की बात करें, ये सभी उनको महंगे रेट पर मिलने वाली है, ये सबको पता है। वो लोग सब आपके समर्थन में आए हैं। सर, क्या इस आंदोलन को किसान आंदोलन कहना जायज़ है या फिर राष्ट्रीय आंदोलन कहना चाहिए? राष्ट्रीय आंदोलन है भाई। ये किसान तो अगुवाई कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे वर्ग में वो हिम्मत नहीं थी, बेचारे अकेले थे, पीट रहे थे सड़कों पे। किसान हमेशा से, किसान के बेटे सीमा पे शहादत देते हैं, अपनी छाती को आतंकवादियों के सामने करते हैं। किसान खेतों में शहादत देता है और किसान और जवान का नारा इस देश में, मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर किसान आतंकवादी है और दाल मांगने वाला जवान आतंकवादी और गद्दार है, तो पहले तो आप उस नारे को हटाइए जिसका आप लोगों को नारा देते हो ना, पहले उस नारे को हटा दीजिए और फिर आप आमने सामने की लड़ाई लड़िए। 2 दिन 2 मिनट या 2 घंटे आप एक बार पुलिस प्रशासन को हटा दीजिए। नरेंद्र मोदी, मोहन शाह, अमित भागवत कहते हैं ना कि हम दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर नेता हैं, एक बार पुलिस प्रशासन को आगे से हटा दो। अगर 2 मिनट भी आप इस देश में रुक जाओगे ना, तो हम ये आंदोलन वापस ले लेंगे। मैं अपनी मूछ का सवाल है, सबसे आप बड़े आतंकवादी तो आप लोग हो भाई। जहाँ तक आरएसएस के संगठन की बात है, अंग्रेजों को एक बात आई, अंग्रेज जब हमारे देश में आए सिर्फ 3000 लोग थे, हमारी संख्या 10 करोड़ थी। क्या 3000 लोग 10 करोड़ लोगों का मुकाबला कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। देश की आम जनता, जिसके अंदर किसान थे, जिसके अंदर जवान थे, जिसके अंदर मजदूर थे, जिसके अंदर छोटे दुकानदार थे, उनको तो यही नहीं पता था कि देश के अंदर हो क्या रहा, क्योंकि वो बेचारे 2 टाइम की रोटी के लिए इधर उधर भटक रहे थे। हमारे देश के कुछ विशेष वर्ग, कुछ गद्दार टाइप के लोग जो पहले अंग्रेजों के साथ थे, आज वो लोग आरएसएस के अंदर, बीजेपी के अंदर बड़े बड़े पदों पे हैं। उनका डीएनए जो है वो अंग्रेजों का डीएनए है, यूरेशियन डीएनए बताया। हाँ, उनका डीएनए वो है। नरेंद्र मोदी का डीएनए भारतीय नहीं है, मोहन भागवत, अमित शाह का डीएनए भारतीय नहीं है। इसने बाकी का जो देश के लोग आज लड़ रहे हैं वो असली देशभक्त हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, ये हमारे लोग हैं, हम इनको पहचान नहीं पाए और हम इनको मार पीट नहीं सकते, क्योंकि हमारे कोई चाचा लगता है, कोई ताऊ लगता है, उस मजबूरी का ये लोग फायदा उठा रहे हैं। यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से जो आरएसएस की जो विचारधारा है, कहीं ना कहीं आरएसएस के व्यक्ति ना काम करके आज वो आरएसएस की विचारधारा ही तो काम कर रही है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय संविधान की अगर हम बात करें, तो भारतीय संविधान में ये साफ लिखा गया है कि हम भारत के लोग, और जो सरकार की जो स्टैंप होती है वो भी भारत सरकार होती है, फिर भी हम हिंदुस्तान 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 इस तरह का जो है नारा बुलंद करते हैं। लोगों को गुमराह कर रही है वो बीजेपी। इसके होम मिनिस्टर, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का अमित शाह, पिछली टर्म में और होम मिनिस्टर था, अब होम मिनिस्टर है वो। उसने संसद में, जब वो अध्यक्ष था बीजेपी का पिछली टर्म में, उसने संसद में खड़ा होकर एक बात कही थी कि भाई मैं बीजेपी का मुखिया हूँ, मैं देश का मुखिया नहीं हूँ, मेरी प्राथमिकता पार्टी के प्रति है, देश के प्रति नहीं है। तो उसका कहने का सीधा सीधा सवाल क्या था कि हमारा जो है, हम भी भारत के जो संविधान है उसके पैरेलल अलग संविधान है हमारा, और हमारा संविधान क्या है, देश को गुलाम बना के उसके ऊपर राज करना, किसी विशेष अलग अलग जातियों को महत्व देके। मनुस्मृति को दोबारा से, मनुस्मृति सुमृति तो एक अलग बात है यार, वो एक मैटर नहीं है, मैं तो इन चीज़ों को मानता भी नहीं। कहते हैं श्री राम, 3-4 नारों से बच जाओ आप, इस देश का अगर भला करना है ना, पहला श्री राम, जय श्री राम का जो नारा है उससे बचो भाई, सबसे खतरनाक नारा है वो। फिर भारत माता की जय, जो एक लगाते हैं बीजेपी वाले, भारत माता की जय करेंगे, भारत माता को लूटने का काम करेंगे, ठीक है। जय श्री राम का नारा लगाएंगे, श्री राम, अरे सीता कहाँ गई भाई? आम आदमी, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग सीताराम बोलते हैं, वो कहीं पर भी सीताराम नहीं बोलेंगे, जय श्री राम, क्योंकि उसका उन्होंने राजनीतिकरण कर दिया। और जो लोग राम के नाम की खा रहे हैं वो उनके लीडर हैं, वो लोगों को गुमराह करें। तीसरा, वंदे मातरम। इनके 90% MLA MP को तो ये नहीं पता कि तिरंगे में कितने रंग है।
किसने बनाया, कितने तिरंगा तिरंगा हाँ कितने भाई ये लहराते ही नहीं, ये तो अपना एक तिरंगा वो झंडा छाप रखा है। और जिन लोगों ने हमारे देश में राजनीति करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा, राजनीतिक भूख है हमारे लोगों के अंदर, वो सोच नहीं पाते सही और गलत में फ़र्क हमारे देश के लोग नहीं जानते। वो अपनी महत्वाकांक्षा को आगे लेके चलते हैं, जातियों को आगे लेके चलेंगे, धर्म को आगे लेके चलेंगे। हमारे देश की राजनीति धर्म की राजनीति नहीं है, बीजेपी धर्म की राजनीति नहीं करती, वो धर्म की आड़ में जातिगत द्वेष भावना की राजनीति करती है। मान लिया अगर वो धर्म की राजनीति करती है, हिंदू की पार्टी है, तो उनको मुस्लिम से तकलीफ होनी चाहिए। हिंदू धर्म में जो 36 जातियाँ उनसे तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुस्लिम से उनकी रिश्तेदारियाँ हैं, मुस्लिम के साथ इनके अंडरग्राउंड रिश्तेदारियाँ बीजेपी में है, रिश्तेदार हैं, पदाधिकारी हैं, वोटर्स हैं, और हिंदू धर्म की 36 जातियों को ये आपस में लड़वाते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि जिस तरह से जो आप बता रहे हैं, अब किसान समझ चुका है, क्योंकि किसान वर्ग एक बहुत बड़ी तादाद में देश में एक रोल मॉडल है अपने आप में, और उसके साथ में अन्य जो कम्युनिटी है तमाम तरीके से कहीं ना कहीं किसानों के साथ जुड़ी हुई है। अब क्या लगता है आपको, जिस तरह से जो एक्सपोज हुआ है जो आरएसएस और बीजेपी का जो चेहरा है, अब आने वाले जो समय में क्या किसान इस तरह के जात पात के मामले में बटेगा या नहीं? ये सोचने की बात है, जो आपने कहा ना वो बिल्कुल सही बात है। मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा, सबसे अगर या तो ये लड़ाई लड़ो मत, बीजेपी के खिलाफ आरएसएस के बंदे जो आज हमारे ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं ना, उसका हिसाब लिया जाएगा। अगर आप लोगों के अंदर गैरत है, किसान लोगों, अगर आपके अंदर गैरत है ना और आपका ज़मीर है, तो ज़िंदगी में इन लोगों की तरफ बटन भी मत दबाना। आरएसएस ने तो साबित कर दिया, बीजेपी ने साबित कर दिया, अभी क्या कोई और चीज़ें बाकी है क्या? ये लोग खुद के भाइयों के ऊपर आरएसएस के लोग पत्थर बरसा रहे हैं, जबकि अगर ये संगठन होते, देशभक्त है, तो ये हमारे साथ होते। अगर हमारे साथ नहीं होते तो मान लिया अलग होता तो आवाज़ तो उठाते हैं। अभी मैं एक कल वीडियो देख रहा था, गुजरात से एक किसान आया था गाजीपुर बॉर्डर पर, उन्होंने कहा है कि तुम कितना भी कुछ कर लो लेकिन मोदी को हरा नहीं पाओगे, क्योंकि जो ईवीएम का जो मामला है, ईवीएम कहीं ना कहीं उन्होंने सेट कर रखी है, और इसी वजह से जो है आने वाले समय में मान लीजिए कि किसान का जो बिल है वापस हो जाएगा। लेकिन ईवीएम का कैसे आप देखते हैं, क्योंकि चुनाव में वो ईवीएम का इस्तेमाल करें? ये आंदोलन पहले तो शुरुआत है, ये आंदोलन अकेले किसानी के लिए नहीं लड़ा जा रहा, देश को बचाने, मैं बोल रहा हूँ ना, देश को बचाने के लिए लड़ा है। पहला कदम है किसानों को बचाने के लिए, किसान बच गया तो 100 करोड़ लोग बच जाएंगे। दूसरा जो आंदोलन होगा, इसके बाद जो आंदोलन लगातार होंगे, वो होंगे ईवीएम के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जो नकली देशभक्त जो हिंदू धर्म का चोला ओढ़े बैठे इनके खिलाफ अलग अलग तौर पर लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी। देश के अंदर ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि दोबारा नरेंद्र मोदी जैसे गद्दार, ये जो है मोहन भागवत जैसे हिंदू धर्म के नकली ठेकेदार पैदा नहीं होंगे। हमें लड़ाइयाँ बहुत सारी लड़नी है, और अब ये शुरुआत है किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन की शुरुआत से बहुत सारे क्रांतिकारी पैदा हुए हैं। लोगों ने दिखा दिया कि आरएसएस और बीजेपी कुछ नहीं है, ये चोर है, ये गुंडे बदमाशों की गैंग है जो देश को लूट रही है। अगर देश को बचाना है तो इन लोगों से बचना होगा, इन लोगों को कमज़ोर करना होगा। अच्छा सर, मेरा एक आखिरी सवाल है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आज जिस तरह से किसानों ने ये दिखा दिया है कि देश का जो युवा वर्ग है, तमाम जितने भी जो सरकार के एजेंडे हैं, वो हर तरह से फैल जो है किसानों ने कर दिए हैं। आने वाला समय आप किस तरह से देख रहे हो? देखिए, आने वाला समय मैं वही बोल रहा ना, सीखना चाहिए। ये तो है नहीं कि हम यहाँ बीजेपी को गाली बके, आरएसएस वाले पत्थर मारे, और यहाँ से जाके हम हमारे ताऊ जो आरएसएस में उनको कहें कि आप तो मेरे ताऊ जी हो। ऐसा नहीं है भाई, आज ताऊ हमारा खून पी रहा है, वो कल भी पिएगा। हमारा भाई, छोटा भाई आज हमारे ऊपर पत्थर बरसा रहा है, वो कल भी बरसाएगा। तो इसलिए हमें उनसे सचेत रहने की जरूरत है। आज आरएसएस बिल्कुल बेनकाब हो चुका है। जिस प्रकार वल्लभ भाई पटेल ने इसको बैन किया, सुभाष चंद्र बोस ने इसको आतंकवादी संगठन कहा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बट्टू केशवर दत्त, बिस्मिल्लाह खां जैसे सैकड़ों क्रांतिकारियों ने कभी आरएसएस को ज्वाइन नहीं किया, जबकि ये वो क्या भगत सिंह को देशभक्त नहीं मानते? अगर वो देशभक्त ना होते तो वो आरएसएस में होते, और अगर वो देशभक्त हैं, हम मानते हैं, तो हमें उनकी बातों को भी मानना चाहिए। उन्होंने कहा था कि आरएसएस में मत जाओ, ये गद्दारों की वो है, क्योंकि उन लोगों ने ये पता था कि ये अंग्रेजों के पिट्ठू है, तभी लड़ाई इतनी लंबी चली थी। वरना हम आज़ाद तो 5 दिन में हो जाते भाई।
इतना लंबा समय लगा क्योंकि हमारे देश के लोग जिनके खून में गद्दारी है वो अंग्रेजों से मिले हुए थे, और अब जिसके खून में गद्दारी है वो बीजेपी से मिला हुआ है, उनके समर्थक है। इसलिए हमें इसको जागरूकता बड़े लेवल पे फैलानी पड़ेगी कि हमें किसको वोट देने। वोट की बात रही तो आज तो हमें पीछा छुड़ाना है इससे, काले कानूनों से। यहाँ से जीतने के बाद जाएंगे तब डिसाइड करेंगे कि भाई वो हमें आज़ाद उम्मीदवार लड़ना है या कोई पार्टी, लेकिन बीजेपी आरएसएस को आगे बढ़ावा नहीं देना। अच्छा सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश है देश की जनता को देना चाहते हैं सर? मैं देश की जनता को कहना चाहूँगा भाई, जो लोग पढ़े लिखे हैं, आपकी आंखों पे जो द्वेष भावनाएं पट्टी पड़ी हुई ना, हमारा देश सिर्फ लोग अपने अपने लिए लड़ते हैं। कोई दुकानदारों को दिक्कत होगी तो अपने लिए झंडा उठा लिया, कर्मचारियों को दिक्कत हुई तो अपने लिए झंडा उठा लिया, मजदूर को दिक्कत हुई तो अपने लिए झंडा उठा लिया, किसानों को तकलीफ हुई तो अपने लिए, यानी कि सभी इकट्ठा होकर एक दूसरे के लिए नहीं लड़ते। मैं देश के पढ़े लिखे लोगों को कहूँगा कि भाई मान लो हम अनपढ़ और किसान गंवार हैं, लेकिन भाई आप हमारे साथ आ जाओ, आप लोगों को बताओ द्वेष भावना एक दूसरे के दबाने की जो प्रवृत्ति है उसको छोड़ दो, देश के बारे में सोचो। अगर आप देश के बारे में सोचोगे तो आपको हमारी लड़ाई सबसे सही और जायज़ लगेगी। हम अनुशासन से लड़ रहे हैं, हम किसी को गाली गलौज नहीं, और आपकी पढ़ाई लिखाई हमारे काम आएगी। अगर किसान वर्ग कहीं कमज़ोर हुआ है तो किसानों से निकले हुए नेताओं ने कमज़ोर किया है, किसान के उन पुत्रों ने कमज़ोर किया जो पढ़ लिख के शहरों में चले गए और उन्होंने अपने आप को एक अलग बुद्धिजीवी मान लिया और अपने माता पिता चाचे ताऊ भाइयों को अकेला छोड़ दिया। उन लोगों की वजह से हम कमज़ोर हुए हैं। अगर किसान वर्ग का पढ़ा लिखा बेटा जो शहरों में रहता है, अफसरशाही में है या कि अगर वो अपने परिवार की, अपने वर्ग की और सच्चाई की लड़ाई लड़ते तो हमें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। नरेंद्र मोदी तो किस खेत की मूली है भाई, वो तो एक मच्छर के समान है। तो मैं पढ़े लिए लोगों को कहूँगा कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल कीजिए और देश के लिए काम करिए, ना कि एक भाषणबाजी करिए। तो देखा आपने, युवा साथी हैं और मैं उन पढ़े लिखों को ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के युवा साथी से कुछ सीखे, क्योंकि पढ़ाई भी दो तरह की होती है और एक पढ़ाई जो है अफसर लगने के लिए होती है, दूसरी जो पढ़ाई है वो अपने समाज को जागरूक करने के लिए होती है, अपने समाज के अंदर भाईचारा पैदा करने की होती है। और आज इस किसान आंदोलन ने, मैं तो ये कहूँगा कि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये इस देश का राष्ट्रीय आंदोलन है। ये मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हर क्षेत्र को एक पूंजीपति, एक विशेष पूंजीपति के हाथों में गिरवी रख दिया है और उनसे एक निजात दिलाने के लिए किसानों की पहल हुई है और किसानों ने ये दिखा दिया है कि कितने भी षड्यंत्र आप करो लेकिन किसान झुकने वाला नहीं है। और जिस तरह से जो राकेश टिकैत के एक भावुक क्षण जो उस समय के थे, उसके आंसुओं का जो इतना भारी असर हुआ, जो आंदोलन पहले चला हुआ था उससे कई गुना ज़्यादा मात्रा में अब मैं ये कहूँगा कि हर वर्ग अब सड़कों पर उतर चुका है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो विरोध कर रहे थे अंदर ही अंदर, लेकिन अब वो लोग भी सड़कों पर आ गए हैं, क्योंकि हमारे देश की एक संस्कृति है, भावनाओं से हम जुड़े हुए होते हैं और भावनाओं को देखते हुए सब लोग सड़कों पर है। और किसानों के जो बिल की बात है, अब मोदी सरकार कहीं ना कहीं झुकती नजर आ रही है। खुद मोदी जी की स्टेटमेंट है कि हम बात करने के लिए तैयार है। जो सरकार वो ये कह रही थी कि अब बातचीत टूट गई है। अब आप सोच सकते हैं कि जिस तरह से जो आंदोलन का रूप जो है और उग्र हुआ है, उसको देखकर मोदी सरकार खुद बात करने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। बच्चों के साथ में, माताओं बहनों के साथ में सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरह से अपने घर बना लिए हैं। और राकेश टिकैत जी ने तो यह तक कह दिया है कि गाजीपुर बॉर्डर पर पक्के मकान बनाएंगे, पक्के शौचालय बनाएंगे, लेकिन बिल वापसी ज़रूर कराएंगे। और इसी बात को मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से जो किसानों ने एक जज्बा लोगों के अंदर भरा है, उससे कहीं ना कहीं आम जनता को ये लगने लगा है, जो मोदी सरकार से परेशान थी, कि अब ये जो है हमारे सामने ऑप्शन आ गया है, किसान जो भाई सड़कों पर आ गया है, हम सब इनके साथ मिलकर के इस मोदी सरकार की जड़ उखाड़ने का काम करेंगे। और वो युवा साथी उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी जो खेल खेल रही है, आरएसएस का कितना रोल है। कहते हैं कि आरएसएस एक सामाजिक संगठन है, लेकिन यहाँ आरएसएस ही सरकार चला रहा है।
और दोबारा से जो पुरानी स्थिति थी उसको यहाँ कायम करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ वर्ग के हाथों में ही हर पूरा देश का सिस्टम होता था। थोड़े थोड़े गेहूं में हमारे लोग वहाँ पर अपनी ज़मीनें गिरवी रख देते थे। लेकिन अब जो है किसान वो किसान नहीं रहा है। छोटू राम ने कहा था कि है मेरे बोले किसान, दो बात मेरी मान। और आज किसानों ने ये दिखा दिया है कि छोटू राम की जो दो बात है वो कहीं ना कहीं किसानों के दिमाग में बैठ चुकी है। और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। और गोदी मीडिया को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। जो चौथा स्तंभ देश का कही जाने वाली, उसको भी किसानों ने ये पर्दाफाश कर दिया है कि ये भी एक मैनेज करा हुआ मीडिया है और ये सिर्फ और सरकार की ही बात दिखाता है, जनता की कोई बात नहीं दिखाई जाती है। तो मैं आगे भी इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा कि किसान आंदोलन कितना चरम सीमा में है, सरकार झुक रही है। कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं प्रदीप कुमार बहादुरगढ़ से।